नमस्कार। आप यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आकर्षण विहीन व्यक्तित्व। इससे पूर्व जो मैंने वीडियो बनाया है वह आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। उसमें ऐसा व्यक्तित्व जिस पर कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाए, उसकी ओर आकर्षित हो जाए, एक गुरुत्वाकर्षण क्षमता रहती है। इससे पूर्व जस्ट जो वीडियो मैंने डाला है उसका विषय यही है, आकर्षण का। अब हम इस वीडियो में आकर्षण विहीन योग की चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में ऐसे योगों की चर्चा करते रहना चाहिए। बनते हैं ऐसे योग जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व हो या आभा हो या उसका सौंदर्य हो, या तो सामान्य रहता है या फिर कम प्रभावशाली होता है, और लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खिंचाव महसूस नहीं करते हैं। यह विषय भी उतना ही रोचक है जितना कि इससे पूर्व वाले जो वीडियो मैंने डाला उसमें था। आकर्षण का योग कई बार ग्रहों की स्थितियां विपरीत दिशा में भी होती है, कई बार अच्छी दिशा में भी होती है। तो बस वहीं से हमने ये टॉपिक लिया है। पूर्व में हमने 4 ग्रहों की चर्चा की थी इससे पहले वाले वीडियो में। किस किस की? शुक्र की, चंद्रमा की, बुध की और गुरु की। इसमें भी हम सेम उन्हीं ग्रहों पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि शुक्र की स्थिति अपनी राशि में हो, यानी कि तुला और वृषभ में हो, मीन में हो, उच्च के हो, और केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हो। केंद्र में बैठेंगे तो पंचमा पुरुष योग बनाते हैं, मालव्य। लेकिन अब इस वीडियो में हम शुक्र की अशुभ स्थिति की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो शुक्र नीच राशि का हो, या फिर 6 नीच राशि का होकर षष्ठ अष्टम भाव में हो। अष्टम भाव का शुक्र वैसे आकर्षण का केंद्र बिंदु तो रहता है। अष्टम भाव का शुक्र बड़ा आकर्षण पैदा करता है, लेकिन नीच राशि का हो। 12वें भाव के अंदर भी शुक्र अच्छा ही रहता है। शुक्र है ही आकर्षण का ही बिंदु, तो उसको थोड़ा मूल्यांकन करने में थोड़ी समस्या आएगी। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि शुक्र के साथ में शनि राहु केतु नहीं होनी चाहिए, या फिर इनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब पीड़ित हो जाएगा शुक्र। तब आकर्षण विहीन व्यक्तित्व होगा उस जातक का। फिर इसका उच्चादिनाथ कौन? बुध है। नीचभंग भी नहीं होना चाहिए शुक्र का। नीचस्तु नीचाधिपतिर्दिश्यात् केंद्र स्थिते नैव मुपैति भंगम। नीचस्तु नीचाधिपतिर्दिश्यात् केंद्र स्थिते नैव मुपैति भंगम का अर्थ इतना है कि यदि कोई भी ग्रह नीच का, उसका अधिपति यदि चंद्रमा से केंद्र में नहीं हो, नीचस्तु नीचाधिपतिर्दिश्यात् केंद्र स्थिते नैव मुपैति भंगम, लग्न से या चंद्र से केंद्र में नहीं है तो नीच भंग नहीं होता है। अब यहाँ का नीचनाथ है, नीचनाथ का स्वामी उच्चनाथ बुध है, तो बुध चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में नहीं होना चाहिए, तब शुक्र का नीच भंग नहीं होगा। और ऐसे शुक्र पर शनि राहु केतु की कठोर दृष्टि को पीड़ित हो जाए, तब उस जातक के चेहरे की जो आभा रहती है वह फीकी पड़ जाती है, पहनावे में लापरवाही करने लग जाता है, सौंदर्य की कमी हो जाती है। ये स्थिति जब बनती है। 4 ग्रहों की चर्चा की थी, शुक्र की अपन ने कर ली, इसमें अब चंद्रमा की करते हैं। चंद्रमा का कलुषित होना मतलब कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या के पास में समीप जन्म हो जाता का चंद्रमा, सूर्य के आसपास में चंद्रमा हो, और ऐसे चंद्रमा के साथ में भी राहु केतु आ जाए, ग्रहण योग बना दे। राहु केतु आएंगे तो ग्रहण योग बन जाता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसके चेहरे पर एक उदासी आ जाती है, कठोरता आ जाती है। चंद्रमा मन का कारक भी है, तो एक मन में असंतुलन हो जाता है। मन यदि असंतुलित हुआ तो उसकी वाणी, उसके हाव भाव, सब पूरा व्यक्तित्व ही असंतुलित हो जाता है। और पूरा व्यक्तित्व यदि असंतुलित हो गया तो कौन प्रभावित होगा उस व्यक्ति से? कोई प्रभावित नहीं होगा। वाणी, फिर चंद्रमा बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी, वाणी बिगड़ेगा तो बुद्ध बिगड़ेगा। हम यहीं से देखो तीनों वापस 4 ग्रहों पर चर्चा कर रहे हैं। चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा के साथ में राहु केतु आए, शनि की दृष्टि पड़ी चंद्रमा पर, मंगल की पड़ी, तब उसका व्यक्तित्व में जो निखार आना चाहिए था वह नहीं आ पाएगा।
और निखरा तो वाणी बिगड़ी। अब जैसे ही वाणी बिगड़ी तो बुद्ध बिगड़ा, बुद्ध भी मीन राशि में आ गया हो। पहले के योग में मैंने कहा था कि चंद्रमा गुरु से दृष्ट हो, शुक्र के साथ में हो, शुभ ग्रहों से केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो श्रेष्ठतम रहेगा। लेकिन चंद्रमा बिगड़ा, 6-8-12 में गया, वृश्चिक राशि में नीच का बैठा, राहु केतु के साथ में हो गया, शनि से दृष्ट हो गया तो मन कलुषित हो गया। अब बुद्ध की चर्चा करें तो बुद्ध भी ऐसी स्थिति में रहे, बुद्ध क्योंकि बुद्ध वाणी का जो कारक है। बुद्ध मीन राशि में आ जाए या शनि या राहु से पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातक की जो वाणी जो रहती है वह कड़ू रहती है, कटु वाणी जिसको हम कहते हैं। उसके हाव भाव भी असंगत रहेंगे और जो बोलता है वाणी में उसमें भी आकर्षण नहीं रहेगा। संवाद की कमी रह जाएगी, ऐसे जातक कब क्या कहना नहीं कह पाएंगे। लग्नेश, अब तीसरा मैंने उस एक टॉपिक भी लिया था उसमें लग्नेश का भी चार्ट। पहले तो बुद्ध की पूरी चर्चा कर लेता हूँ। बुद्ध यदि मीन राशि में हो या फिर अपनी शत्रु राशि में हो, मीन राशि में नीच का होता है बुद्ध, केंद्र त्रिकोण में बैठे नहीं बैठे, 6-8-12 में बैठ जाए, राहु केतु के साथ में बैठ जाए, अस्तगत हो जाए, तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे एक और विषय दे लग्नेश का भी ले लेते हैं। लग्नेश यदि नीच के हो, षष्टम में हो, अष्टम में हो या शत्रु राशि में हो या वह भी राहु केतु के साथ में हो, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि लग्नेश क्या है? स्वयं है। देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भाव निरीक्षेत। इस लग्न भाव से जिन चीज़ों का निरीक्षण किया जाता है उन्हीं चीज़ों का लग्नेश से भी किया जाता है। यदि लग्न पर भी पाप प्रभाव हो और लग्नेश भी पाप प्रभाव में चला जाए तो संपूर्ण व्यक्तित्व में एक आत्मविश्वास और एक चुंबकत्व की कमी उत्पन्न हो जाती है या उसकी आभा खत्म हो जाती है। लग्नेश पर शनि का प्रभाव हो, राहु का हो, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। शनि का ज्यादा प्रभाव देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के शनि की दृष्टि लग्न पर, चंद्र पर, शुक्र पर, बुध पर, गुरु पर, इन पर पड़ जाए या एक ग्रह पीड़ित हो जाए पाप ग्रहों से तो शरीर की गति भारी हो जाती है, उसके हाव भाव कठोर हो जाते हैं, चेहरा गंभीर रहता है, उदास व्यक्तित्व हो जाता है। ऐसे जातकों का बड़ा परेशानी में स्थिति हो जाती है जीवन में। क्योंकि ये अशुभ योग जो होते हैं आकर्षण को घटाते हैं। ग्रहण योग, चंद्रमा के साथ में ग्रहण योग, चंद्र सूर्य के साथ में राहु केतु बैठने पर ग्रहण योग बनता है। यहाँ पे सूर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली पर चंद्रमा की कर रहा हूँ, तो आभा मंडल कम हो गया। शनि शुक्र से युति हो जाए या हो जाए दृष्टि संबंध तो भी सौंदर्य में कमी हो जाती है, ठंडापन आ जाता है। शनि चंद्रमा की युति हो तो ये विष योग भी होता है, चेहरे पर उदासी आ जाती है, मानसिक थकान, उसके चेहरे पर एक मानसिक थकान छलकने लग जाता है। नीच भंग के बिना, नीच भंग नहीं होना चाहिए कहीं भी, नीच भंग के बिना नीच ग्रह हो शुक्र, तब आकर्षण का अभाव हो जाता है। जातक पारिजात जो ग्रंथ है उसमें भी कहा गया, नीचो शुभ दृष्टो ख्यशुभम प्रयच्छति रूपन न शोभते तेन जनस्य लोके। जो ग्रह नीच हो या अशुभ हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पीड़ित हो, वह रूप और शोभा को नष्ट कर देता है व्यक्तित्व के। इसके निवारण है, इसके उपाय है आकर्षण हेतु। शुक्र यदि परेशानी में डाल रहा है तो शुक्र के बल के लिए हीरा पहनो या ओपल पहनो। चंद्र बल हेतु मोती पहनो या चंद्र के जाप करो। बुध के बल के लिए पन्ना पहनो या बुधवार का व्रत करो। शनौर की कठोर दृष्टि कम करने के नीलम या हकीम। शनिवार के दिन शनि की पूजा करनी चाहिए। ऐसे आप उपाय करके भी इस योग को शमन कर सकते हैं और समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका को दिखलाइए, पता कीजिए कि क्या ऐसे योग बन रहे हैं हमारी जन्म पत्रिका में या नहीं बन रहे हैं। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने कौन सा लग्न है, कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं, किन ग्रहों से प्रभावित है, ये संपूर्ण जानकारी आप कमेंट माध्यम से भी बता सकते हैं। धन्यवाद।